नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं आर एस शर्मा साहब, फॉर्मर चेयरमैन ओएनजीसी के, रिनिशा चेनानी है, रिसर्च हेड डॉगमोंट गोल्ड की, अजय केडिया है केडिया कमोडिटी के, और मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे कच्चे तेल की कीमतों के साथ, क्योंकि क्रूड कीमतों में तेज़ी लगातार बढ़ रही है। और अब आप देखिए कि जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो इस वक्त $93 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और 3 हफ्ते की ऊंचाई पर भाव पहुंच चुका है। 6 अक्टूबर के बाद से अब तक 10% क्रूड के दाम बढ़ गए हैं। और ये तेज़ी क्यों आई है? ये तेज़ी इसलिए आई है क्योंकि मार्केट को ये लग रहा है कि इजराइल हमास के युद्ध से ग्लोबल मार्केट में सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, और उसी संभावना को देखते हुए तेल के दाम ऊपर गए हैं। और हालांकि वेनेजुएला के एक्सपोर्ट से यूएस ने प्रतिबंध हटाए हैं, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट को बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रहा है। तो अब आर एस शर्मा जी, आप हमें एक बात बताएं सर कि ये जो मार्केट को फियर है कि इजराइल हमास युद्ध से एक सप्लाई का शॉर्टेज बन जाएगा, सप्लाई की दिक्कत आ जाएगी, उससे दाम बढ़ रहे हैं, ये फियर कितना सही है सर? आपने असेसमेंट बहुत अच्छा किया है मृत्युंजय। और अभी जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना है और संभव इसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो अनसर्टेनिटी जो इस वक्त मार्केट में है, इससे हालात और खराब होने वाले हैं। सप्लाई पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, खास करके अभी जिस हिसाब से जो ईरान ने भी बहुत सख्त लफ्जों में जो है अपना बोला है कि नाउ दे आर लॉट ऑफ हैंड्स ऑन द ट्रिगर। तो ये चिंता जताती है। इसमें प्रोडक्शन में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, सबसे बड़ी जो इसमें अफेक्ट होगी लॉजिस्टिक्स। क्रूड जो सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के बहुत सीरियस चांसेस हैं। और उसके रहते हुए अभी कोशिश होने वाली है कि वो इन्वेंट्री को स्टॉक अप किया जाए। तो डिमांड सप्लाई की जहां तक बात है, तो सप्लाई ना भी डिसरप्ट हो, डिमांड के अंदर तेजी आने वाली है। मैं समझता हूँ रादर मुझे चिंता की विषय ये है कि क्रूड के दाम बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं। अभी तो वीकेंड आ गया, पर आप समझिए कि वीकेंड के बाद जो अगले हफ्ते जो है और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती। कितनी ज्यादा तेजी मिलेगी ये तो अभी समय बताएगा। अच्छा, ठीक है, ये आपने कहा कि दाम और बढ़ सकते हैं। एक बात सर मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, ये ग्लोबल मार्केट में सप्लाई के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है? वाकई जैसे हमने देखा था यूक्रेन रूस के बीच में, रूस एक बड़ा प्रोड्यूसर था, तो ये चिंता थी कि भाई रूस से सप्लाई कम होगी तब दाम बढ़ गए थे, वो तो जेन्युइन बात हमें दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर इजराइल और हमास, फिलिस्तीन को आप जोड़ लें, ये सप्लाई को कितना रोक सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि इसमें सप्लाई जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं आएगा, पर जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन उसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ सर। उसमें डिसरप्शन के बहुत सीरियस चांसेस हैं। और उसके रहते जो है, जो सप्लाईज जो हैं, डिलीवरीज जो हैं, उनके अंदर बहुत काफी दिक्कतें आ सकती हैं। और जो कोई भी जो अनसर्टेनिटी का जो माहौल होता है, उसमें जो है वॉलेटिलिटी वाली सिचुएशन डेवलप होती है। और कोई भी वॉलेटिलिटी जो है, इस किस्म के हालात में दाम कम नहीं आएंगे, ऊपर ही जाने का है।
और कितने ऊपर जाएंगे ये तो हम देखते हैं, विचार करते हैं ठीक है। कितना हो पाता है। पर अभी इसमें कोई मंदी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, कोई समझौते के आसार नजर नहीं आ रहे हैं इस हाँ वक्त हाँ। जब हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सडनली कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाए तो बात दूसरी है, पर इस वक्त तो जो है हालात चिंता ठीक है, वाले अभी बने। आप कह रहे हैं कि अभी के हालात चिंताजनक हैं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, उसका इम्पैक्ट हम मार्केट पर देख भी रहे हैं, 10% दाम बढ़ गए हैं। अब मेरा एक सवाल सर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि ठीक है, अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है तो आप कह रहे हैं कि और ये बात जो दर्शक हैं वो जरा एक बार समझ लें कि इजराइल हमास, जो बात अभी आर एस शर्मा जी ने कही कि इस युद्ध से चूंकि ये प्रोड्यूसर नहीं है तो उस लेवल पे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लॉजिस्टिक में दिक्कत आएगी। लॉजिस्टिक का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन क्रूड का हो रहा है वो डिसरप्ट हो सकता है, उसमें बाधा आ सकती है, और अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है तो उससे भी सप्लाई में बाधा पहुंचेगी और उससे फिर सप्लाई को लेकर दिक्कत बढ़ेगी, उस आशंका से दाम बढ़ रहे हैं। अब मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि अगर ये युद्ध एस्केलेट नहीं होता है ना, कुछ बातचीत आ जाए, कुछ सुलह की बातचीत आ जाए, कुछ बीच का कोई सॉल्यूशन निकल जाए, तब क्या एक बड़ा फॉल हम देखेंगे सर क्रूड में? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो हम देख रहे हैं जो सप्लाई लॉबी है, ओपेक ओपेक प्लस रशिया वगैरह जो है, इनकी लगातार कोशिश बनी हुई है कि क्रूड के दाम में जो है तेजी बनी रहे। तो उस वक्त फिर इनका कुछ ना कुछ वो स्ट्रेटेजी बनेगी कि कैसे इसके जो है दाम को ऊपर रखा जाए। और इस वक्त हम देख रहे हैं हालात जो है, ये ओपेक ओपेक प्लस काफी वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो उसके रहते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत तेजी से गिरावट आने वाली है। और कहीं ऐसे भी हालात नहीं नजर आ रहे हैं कि कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी। डिमांड लगातार बनी हुई है, आगे आगे जैसे अभी समय आ रहा है तो और भी जो है एनर्जी की डिमांड और बढ़ेगी। तो उसमें मुझे कमी के आसार अभी मेरे को नहीं लगते कुछ। अच्छा, एक सवाल सर मेरा आपसे और होगा कि ये वेनेजुएला फैक्टर क्या क्रूड मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा? यूएस ने जो प्रतिबंध हटाए हैं वेनेजुएला के ऊपर से, इसका कुछ असर देख रहे हैं आप? देखिए वहां से ऐसी बात नहीं है, सप्लाईज वहां से मार्केट में आ रही हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो आती ही रही है। तो उससे अभी अगर थोड़ा जो स्टेबिलिटी अभी बनी हुई है तो हो सकता है कि वो कारण रहा हो, बट उससे कोई ऐसा नहीं होगा कि वेनेजुएला फैक्टर को लेके कि बहुत तेजी से जो है सप्लाई बढ़ जाएगी या प्राइसेस नीचे आएंगे, ऐसा मैं नहीं समझता। तो सर फिर आपके दिमाग में अभी क्रूड का क्या फिगर चल रहा है? ब्रेंट क्रूड को आप कहां पर देख रहे हैं अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच? मुझे तो मृत्युंजय थ्री डिजिट लेवल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो सर हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी, फिर पेट्रोल महंगा हो जाएगा। और अभी हालात फिलहाल तो अभी ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, देखिए। ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर ये डिटेल एनालिसिस करने के लिए कि आगे अभी एनर्जी मार्केट में होने क्या वाला है, क्योंकि बहुत चर्चा में है एनर्जी मार्केट। जिस तरफ से अभी ग्लोबल माहौल बदला है उसके बाद से हमने बड़ी तेज़ी देखी है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड में आप देखिए इसी हफ्ते, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज फ्राइडे को, इसी हफ्ते गोल्ड के दाम इंडियन मार्केट में करीब करीब 1800 रुपये बढ़ गए हैं। जी हाँ, 1800 रुपये। अगर आपने पिछले हफ्ते गोल्ड खरीदा होता तो आपको यहाँ से 1800 रुपये कम के भाव पर गोल्ड मिलता, जो अब आपको 1800 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और इसके पीछे भी वजह वही है जो क्रूड के लिए है। सुरक्षित निवेश के तौर पर डिमांड बढ़ रही है इजराइल हमास युद्ध के बीच। तो रेनिशा जी आप बताएं, तेज़ी पूरी हो गई है, तेज़ी बाकी है? रेनिशा रेनिशा जी आपको आवाज़ आ रही है? जी अभी आ रही है आवाज़। मैं कह रहा हूँ कि $250 गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में लो से बढ़ गया इस महीने के। इंडियन मार्केट में इसी हफ्ते 1800 रुपये गोल्ड के दाम बढ़ गए। तेज़ी पूरी हो गई है या कुछ बाकी है अभी? नितिन जी, हमने जिस तरह से देखा है कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है 14 दिन हो चुके हैं इस वॉर में, एंड तब से हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट 10% प्राइजेस
रिबाउंड हो चुकी है। पर जो ये रैली आई है बहुत ही वन वे रही है, तो मुझे लग रहा है जो रिस्क प्रीमियम जो प्राइजेस में आना था एज ऑफ नाउ वो आ चुका है। मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जब भी ऐसे वन वे रन अप आता है प्राइजेस में ये सस्टेनेबल नहीं होता और ओवरबॉट कंडीशंस हो चुकी हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है $1960 तक इंटरनेशनली, एंड इंडियन प्राइजेस में एटलीस्ट 60,000 तक हम प्राइजेस को जाते हुए देख सकते हैं। अगर नए ट्रिगर्स इमर्ज होते हैं मार्केट में वॉर की तरफ से तो फिर वापस ये रैली स्टार्ट होगी, बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है 2-3 दिन तक नेक्स्ट थोड़ा कंसोलिडेशन टू प्रॉफिट बुकिंग फेज रहेगा। ठीक है अजय जी, आपका क्या व्यू सर, आपके हिसाब से गोल्ड में क्या किया जाए अभी? नमस्कार मित्र जी, डेफिनेटली अगर देखा जाए तो फंडामेंटल तो राइट नाउ काफी मजबूत है, लेकिन जो पिछले 10-12 दिन में हमने तेजी देखी तो टेक्निकली जरूर दिखता है कि मार्केट में करेक्शन आएगा। बट जिस दिन से कल शाम के भी सेशन में हमने देखा कुछ फायरिंग्स हुई या जो कंसर्न्स है वो बढ़े, पेंटागन से भी स्टेटमेंट्स आए, तो कहीं ना कहीं वॉर जैसी सिचुएशन अभी भी बनी हुई है, जो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जल्दी आता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है अगर थोड़ा भी पुल बैक अगर समझो 60-500 तक भी आता लेके चलिए, 60-250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। टाइमिंग 61,000 तक का लेवल लगता है। इंटरनेशनल में ध्यान देखिए, वहां पे हमने 2000-2005 तक का एक स्पाइक देखने मिल सकता है। तो कुल मिला के जब तक जो मिडिल ईस्ट कंसर्न है कूल ऑफ नहीं होता है तब तक कोई भी ऐसा करेक्शन जैसे सीन दिखाई नहीं दे रहा। टेक्निकली दिख रहा जरूर है, बट जब तक ये लड़ाई नहीं बंद होती तब तक ये वॉर प्रीमियम है ये मेंटेन रहेगा। तो 61,000 तक का लेवल गोल्ड। ठीक है, 61,000 का टारगेट आपका इमीडिएट टारगेट है गोल्ड पर। मनोज जी, चांदी पर क्या व्यू सर आपका? सिल्वर में आज के लिए क्या करें? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल गत सप्ताह भी हमने सोना 60,000 और चांदी 72,000 के लक्ष्य जो है आपके साथ शेयर किए थे पिछले फ्राइडे को, और उसके ऊपर हम दोनों ही सोना और चांदी को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है, हालांकि एक रैली जो है वो थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच्ड है, लेकिन अभी भी शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। शाम के सत्र में कहीं भी डिप्स आते हैं 71,500 से 71,000 की रेंज में, तो बिल्कुल चांदी को बाय करके चलिए 70,550 के स्टॉप लॉस से। मेरा मानना है कि 73,300 या तो आज शाम के सत्र में या नेक्स्ट वीक एक बार चांदी में देखने को मिलेगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पे मोमेंटम तेजी है, जो भी डिप्स आए उसमें बाय करके चलना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट पर बाई करके चलें। 73,300 का आपका इमीडिएट टारगेट है, मतलब यहाँ से करीब करीब 1,000 रुपये आपका इमीडिएट टारगेट ऊपर का है। रनिशा जी, आपका पोजिशनल व्यू सिल्वर को लेकर क्या है? क्या लगता है आपको, चांदी में भी अच्छी तेजी आएगी गोल्ड की तरह? जी, पोजिशनल व्यू मेरा गोल्ड सिल्वर में बिल्कुल ही बुलिश है। मेरे जो टारगेट है मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जो इमीडिएट टारगेट था गोल्ड में 60,000 61,000 ऑलमोस्ट प्राइजेस वहाँ पे आ चुकी है। सिल्वर में भी मुझे लग रहा था कि 72,000 तक प्राइस आएगी, वो टारगेट हो चुका है। आगे चल के 73,500 का टारगेट है, बट मेरी सलाह रहेगी थोड़ा डिप बाइंग करना चाहिए। थोड़ी ये रैली ओवर स्ट्रेच हो चुकी है। गोल्ड में ज़्यादा ओवर स्ट्रेच है, सिल्वर में हम देख रहे हैं जो रैली है वो फेयर इनफ है। प्राइजेस ना 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन ले रही हैं, तो इट इज़ बेटर टू एंटर इन सिल्वर एज ऑफ नाउ। उसमें मुझे रिस्क प्रीमियम ठीक लग रहा है जो प्राइजेस में आ रहा है, तो मैं रेकमेंड करूंगी सिल्वर में बाइंग करें अराउंड 72,000 और 73,500 का नेक्स्ट 10 to 15 डेज में टारगेट रहेगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। 72,275 का ताज़ा भाव है। आप कह रहे हैं कि सोने और चांदी दोनों पर आप बुलिश हैं। तो एक सवाल मेरा आपसे और होगा, तो फिर दिवाली पर आप इस दिवाली पर सोने का और चांदी का प्राइस क्या देख रही हैं? इट ऑल डिपेंड्स कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस किस तरह से इमर्ज हो रहे हैं। रोज नए हम न्यूज़ सुन रहे हैं, जिस तरह से कल न्यूज़ आया है कि यूएस ने सपोर्ट किया है इजराइल को, एंड इजराइल एक रेडी है अपने ट्रूप्स के साथ गाजा में एंटर करने के लिए, वॉर के लिए। तो अगर ये कंडीशंस और बिगड़ती हैं तो ये रैली और कंटिन्यू हो सकती है। हम न्यू हाई भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड हाई प्राइजेस भी आते हुए देख सकते हैं बाय दिवाली दिस ईयर। अगर ये प्राइजेस अगर ये वॉर थम जाता है तो हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से क्या होने वाला है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना चाहिए। रैली थोड़ी ओवर स्ट्रेच्ड हो रही है अभी ग्रेजुअली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। अजय जी, मेटल पर कोई कॉल सर इंट्राडे में?
देखिए, अगर पूरी बेस मेटल पैक की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली हमने देखा चाइना के नंबर्स आने के बावजूद भी कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिनसे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। बट कहीं ना कहीं प्राइसेस बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा, तो कॉपर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है, क्योंकि पहले 15 दिन से हम देख रहे हैं कि 690 692 के नीचे नहीं जा रहा है, 705 के ऊपर नहीं जा रहा, तो कॉपर में मुझे लगता है 694 पे लेना चाहिए, 690 का स्टॉप लॉस रहेगा, 700 का टारगेट रहेगा। वही जिंक में भी हम देख रहे हैं कि बार बार में 16-17 का एक बेस क्रिएट कर रहा है, तो 217 के करीब जिंक लेना चाहिए, 215 का स्टॉप लॉस, लिमिटेड अपसाइड रहेगा 221 तक का। ठीक है, ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जगदेव का, एमपी से। पूछिए जगदेव जी। सर, मेरी चांदी में खरीदी है 72,500 रुपए की, तो यहाँ से क्या मुझे एवरेज करना चाहिए चांदी में? 72,500 पर आपकी बाइंग है सिल्वर में, और 750 रुपये चांदी इस वक्त ऊपर है 72,365 के भाव पर। क्या करें मनोज जी, बताइए। ये भाव पे एवरेज ना करें, थोड़ा डीप आता है 71,500 के आसपास, तो वहां पे बिल्कुल एवरेज करना चाहिए। ऊपर में 73,300 तक हमको लग रहा है कि एक बार भारतीय बाजारों में, और $23.7 जो है इमीडिएट टारगेट इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा, तो डिप्स में एवरेज कर सकते हैं। अगर डिप नहीं आता है, पहले 73,300 आ जाए तो अपनी लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा कर लो। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर मनीष हैं मथुरा से। पूछिए मनीष जी। हेलो, हमारी चांदी 70,500 की खरीदी हुई है। 70,500 पर आपने बाई किया है? हाँ, बाय करिए, खरीदी हुई है। अच्छा जी, 70,500 पर आपकी बाइंग है। क्या सुझाव अजय जी इनके लिए? ये काफी कम टाइम पे ऐसा मौका रहता है कि लेने के बाद तुरंत इतना बड़ा जंप आ जाए, तो मुझे लगता है अभी जो करंट फंडामेंटल वो मजबूत है। इससे पहले भी हम देख रहे थे कि 73-74 के जोन पे आराम से निकल जाती है, तो टाइमिंग इनको कॉस्ट स्टॉप लॉस जो है अपने कॉस्ट के ऊपर रख लेना चाहिए 71,000 का, और 73,200 से 73,500 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। 700 रुपये के आसपास की तेज़ी इस वक्त चांदी में दिख रही है। अब नेक्स्ट कॉलर फरहान है रामपुर से। पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए। मेरा सवाल उस दिन मैंने मेहता भी पूछा था विजय वकील से, आज मोहम्मद जैन सर से सवाल है, क्या मेहता में कुछ बाजार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और सिल्वर भी पूछ लीजिए सर। बताइए मनोज जी, मेंथा और सिल्वर पर क्या व्यू आपका? तेज़ी और बढ़ सकती है? मेंथा में एक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका था एक कॉन्ट्रैक्ट, और हमने निचले स्तरों से जो सपोर्ट लेवल थे 888, वहीं से एक रिवर्सल देखा है कीमतों में, तो यहाँ पे 884 के स्टॉप लॉस से मेंथा में बाय कर सकते हैं। 930 तक के स्तर यहाँ नेक्स्ट वीक में एक बार देखने को मिल सकते हैं। और चांदी में भी हमारा जो ध्यान है वो तेजी का है। ऊपर में 73,300 तक का लक्ष्य एक बार देखने को मिलेगा, तो अगर लॉन्ग की पोजीशन ले रखी है तो वहां पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, तो इस पर आपकी राय ये है कि इसमें आपको अभी ट्रेड जो भी आप लें, लेकिन ध्यान रखें और मार्केट में जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। कॉपर का मार्केट कैसा लग रहा है अभी आपको अजय जी? देखिए, कॉपर में रिसेंटली हमने देखा कि चाइना से नंबर्स अच्छे आए। चाइना कोशिश भी कर रहा है कि इकोनॉमी में स्टिमुलस या इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश करे, बट उसका असर इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है या जो बाकी नंबर्स यूएस या यूरोप के आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 690 692 के रेंज से सपोर्ट लेता है और 705 से 708 तक जाता है, तो ये दायरे में ही कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 694 के करीब मिले लेके चलिए, 700-702 तक प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नई तेजी के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चाइनीज न्यू ईयर फरवरी में, तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि नवंबर से बाइंग बनेगी, पर टाइमिंग एक दायरे में ही कॉपर ट्रेड करेगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर राजस्थान से है। पूछिए। 403 में बाइंग है, उसमें क्या करना चाहिए? किसमें बाइंग है सर? 403। 403 पे किसमें? कॉपर 403 पर बाइंग है आपकी? 703? हाँ 703। 703, ओके ओके। मनोज जी, क्या करना चाहिए इनको? ये कमोडिटी मृत्युंजय जी और मैं बिल्कुल अजय जी से सहमत हूँ। 690 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में 704 705 के आसपास आए तो वहां पे एक बार निकल जाए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे, इस पर भी आप नज़र रखिए। नेक्स्ट कॉलर ललित हैं राजस्थान से। पूछिए ललित। नेचुरल गैस का पूछना सर। नेचुरल गैस पर क्या व्यू आपका? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नेचुरल गैस बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा अजय जी, बाय करना चाहिए क्या एनजी 243 के भाव पर?
देखिए नेचुरल गैस में हमने अभी काफी बड़ा रिजेक्शन देखा 270 से, और मार्केट अभी बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। वेदर साइड कोई अपडेट्स है नहीं जो मार्केट को इम्पैक्ट करे ज्यादा, तो ये टेक्निकल एक पुलबैक था, वो कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि 240 का एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा, तो 240 के करीब लेके चलिए। 35 का स्टॉप लॉस रहेगा, एक डेड बाउंस दिखेगा जो 250 का रहेगा। बट वेदर साइड कोई अपडेट्स नहीं है, इन्वेंट्री का ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है, तो दायरा बना रहेगा। 240 के आसपास बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई एनजी पर। अब जरा हम नेक्स्ट कॉलर का रुख करते हैं, और पवन है राजस्थान से। पूछिए पवन जी। ग्वार के बारे में पूछ रहा था। अच्छा चलिए, अच्छा कि आपने ग्वार पे पूछ लिया, अभी हम ग्वार पे ही बात करने वाले थे। और ग्वार पर बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे साथ दो एक्सपर्ट तो आप देख ही रहे हैं, अजय केडिया और मनोज जैन साहब हैं हमारे साथ, और एक और एक्सपर्ट अभी हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश सोमानी, प्रो इटली ट्रेड के। और ये तीनों फंडामेंटल भी देखते हैं, टेक्निकल भी देखते हैं, लेकिन इनकी पहचान टेक्निकल को लेकर ज़्यादा है। तो ये आमतौर पर सेमिनारों में टेक्निकल पैनल का हिस्सा हुआ करते हैं। और ये तीनों देखिए वायदा एथनिक ग्रुप के मेंबर भी हैं और तीनों टेक्निकल एनालिस्ट हैं। और इन तीनों टेक्निकल एनालिस्ट ने, मुझे याद है कि 2 अक्टूबर के ग्वार सेमिनार में इन तीनों ने ये कहा था कि ग्वार के अब अच्छे दिन आएंगे और यहाँ से ग्वार में तेज़ी शुरू होगी। और एग्जैक्टली आप देखिए कि उसके बाद ग्वार के दाम बढ़ने शुरू हुए, और ग्वार का जो नवंबर का वायदा है वो 6000 के ऊपर चला गया आज। तो इन तीनों ने अपने चार्ट के आधार पर ये बताया था कि ग्वार 6000 के ऊपर जाएगा। आगे का टारगेट और दिया है, वो भी बताएंगे ये। लेकिन आप तीनों को एक साथ बधाई कि आप लोगों ने बहुत सही वक्त पर सही गाइड किया। और सोमानी जी ने आज भी ग्वार में बाइंग की कॉल दी, और एग्जैक्टली देखिए इनका टारगेट भी हिट हुआ। तो आपको और बधाई सोमानी जी और केडिया जी और मनोज जी। अब जरा बताइए सोमानी जी, आज जो आपने दिया टारगेट वो तो हिट हुआ, अब यहाँ से आगे क्या? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी की नेशनल लेवल चैनल पे आपने हमारी तारीफ की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ग्वार की बात मैं अभी भी कहूँ तो सर, इसका मोमेंटम जो है पिछले 2 दिनों में काफी स्ट्रांग उभर कर आया है। 5850 के ऊपर ये निकलने रही थी, और जैसे 5850 के ऊपर निकली है, 6000 का घर इसने पार किया है। मंडे पहले सत्र में मुझे लगता है कि 6050 6060 ऊपर अगर जाता है तो एक बार स्लाइटली इसमें मुनाफा वसूली हमें देखने मिल सकती है। दोबारा अगर ये 5920 के आसपास अगर आता है तो एक दोबारा खरीदारी करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि हमने सेमिनार में कहा था कि अपसाइड पोटेंशियल हमें 6465 लगता है, मुझे लगता है आने वाले 1 महीने के अंदर ये टारगेट निश्चित तौर से हिट होगा। तो ये नवंबर का वायदा चला जाएगा 6500? दिसंबर होगा सर, प्रोबेबली दिसंबर होगा। हाँ जी। ओके, और नवंबर वायदा ऊपर में कहाँ तक देख रहे हैं आप? नवंबर वायदा ऊपर में कम से कम 6280 रुपए तक जा सकता है। 6280, ठीक है। अजय जी, आपने भी बहुत बड़ा चार्ट खोला था एक, मुझे याद है कि उस सेमिनार में, और पता नहीं वो कौन कौन सा आप दिखा रहे थे। चार्ट देखने में डर लगता है कभी कभी, वो बड़ा भारी भरकम होता है। तो आप जरा बताइए कि आपने जो चार्ट दिखाया था उस चार्ट पर अभी अब आपको ग्वार क्या लग रहा है? देखिए मित्र, ये चार्ट काफी भारी भरकम नहीं रहता, लेकिन हमें एक दूरदर्शिता देता है। हमने पिछले साल दिल्ली में भी 2 अक्टूबर में कहा था, जब 2 अक्टूबर के बाद ही तेजी आई थी। ये इसमें भी मैंने कहा था कि प्राइजेस में 300 रुपए की मंदी के लिए 3000 रुपए की तेजी मत गवाना। और हमने एग्जैक्टली देखा था कि प्राइजेस 5500 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाए। एक दिन नीचे जरूर गया था, बट वहां से हमने वापस रिवर्ट बैक कर लिया। जो टाइम फिबोनाची बता रहा था वो ये था कि 20 अक्टूबर के बाद से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट होगा। और अच्छी चीज, जैसे दिनेश जी ने भी कहा कि 5850 का काफी की रेजिस्टेंट है, वो तोड़ चुका। और आज एग्जैक्टली 20 अक्टूबर है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल 6000 का लेवल छू चुका है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म डेफिनेटली, जो मैंने कहा था, फेज मैनर में जाएगा मार्केट। जो 6600 7200 के लेवल दिखा देगा, तो उसको समय लगेगा। बट अगले अगर हम नेक्स्ट पड़ाव की बात करते हैं तो मुझे लगता है 6250 का पहला लेवल है। बट अब नवंबर एंड दिसंबर के मिड तक वगैरह, तो मुझे लगता है 6600 का लेवल आराम से क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। फंडामेंटल मजबूत है, टेक्निकल मजबूत है, मोमेंटम की देर थी, वो मुझे लगता है 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो 6600 के ऊपर आपको भी दिख रहा है। मनोज जी, अब आपका टारगेट क्या ग्वार पे? मृत्युंजय जी, हमारा जो पहला लक्ष्य 6020 का था वो आज लगभग हासिल हुआ है, और दूसरा 6500 का है। तो मैं भी दिनेश जी से सहमत हूं कि दिसंबर अंत तक वो लक्ष्य भी यहाँ पे हासिल होता हुआ दिखेगा। ओके। तो अभी मोमेंटम पॉजिटिव है, डिप्स में बाई की सलाह रहेगी, और 6500 तक के लक्ष्य यहाँ पे अगले 1 से 2 महीने में देखने को। चलिए, तो तीनों टेक्निकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ग्वार में आगे बड़ी तेजी है, और उसके हिसाब से आप ट्रेड को कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, अजय जी आपका, दिनेश सोमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आपकी खबर, आपका फायदा। नमस्कार।